ये हैं दीपक भाई पटेल और धर्मेंद्र सिंह। इनकी सोसाइटी में अंसारी भाई रहते थे। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने शुरू में सोसाइटी के कुछ मेंबर्स से लोन लिया था अपना सोसाइटी में घर लेने के लिए। काफी साल तक वो फैमिली यहाँ पीसफुली रहती थी। फ्रेंडली लोग थे और उनका एक बेटा भी हुआ। कुछ समय बाद जब लोन चुकाने का वक्त आया तो अंसारी भाई ने सोसाइटी के लोगों का पैसा वापस करने के लिए किसी और से पैसे लिए। उसके बाद से अचानक उनके घर में नमाज और धार्मिक गतिविधियों के लिए बाहर से कुछ लोग आने लगे और संख्या भी बढ़ती गई। फिर 2020 में जब कोविड की वजह से लॉकडाउन था, अंसारी फैमिली ने वो घर बेच दिया और कहीं और शिफ्ट हो गई। लेकिन उनके जाने के बाद भी वहां रेगुलरली लोग नमाज पढ़ने आने लगे थे, वो भी ऐसे समय पर जब गैदरिंग्स करना अलाउड नहीं था। सोसाइटी के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब पूछताछ की गई तब पता चला कि वो प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर दी गई है। सोसाइटी वालों को कुछ समझ नहीं आया, ऐसे कैसे हमारी सोसाइटी का घर बिना किसी जानकारी या नोटिस के वक्फ के नाम कर दिया गया। ये वक्फ है क्या? संशोधन विधेयक अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है। वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ का मतलब सिंपल भाषा में एक ऐसा दान होता है जो इस्लाम के कानून के तहत दिया जाता है। यह एक लगातार चलने वाली चैरिटी होती है जिसे कुरान में सदकाह ए जरिया कहा गया है। यह अरेबिक वर्ड है। वक्फ का मतलब होता है रोक देना। जब कोई चीज वक्फ हो जाती है तो वह अल्लाह के नाम हो जाती है, उसे वापस नहीं किया जा सकता। जो दान देता है उसे कहते हैं वाकिफ, और जो उस प्रॉपर्टी को संभालता है वो होता है मुतवल्ली। माना जाता है कि वक्फ की शुरुआत अबू तलहा और उनकी पत्नी द्वारा मदीना के गरीबों की सेवा में 600 से अधिक ताड़ के पेड़ों वाले अपने खजूर के बाग को दान करने से हुई। भारत में वक्फ का पहला रिकॉर्ड मोहम्मद गौरी के समय का मिलता है, जब उसने मुल्तान में 2 गांव इस्लाम के नाम किए मस्जिद के लिए, जिसे लोगों ने इनडायरेक्टली वक्फ भी कंसिडर किया। उसने एक सिंपल मॉडल बनाया, हर मस्जिद के साथ जमीन अटैच करो, उसे वक्फ डिक्लेयर करो ताकि मस्जिद किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। और इसी मॉडल से शुरू हुआ एक सिस्टम जो आगे जाकर काफी वाइड स्प्रेड हो गया। धीरे धीरे समय के साथ वक्फ को लॉ की तरह कंसीडर किया जाने लगा। ब्रिटिश एरा में वक्फ सिस्टम ने कई क्रूशल फेजेस देखे। 1828 में लैंड रिजम्पशन एक्ट के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज पर टैक्स लगने लगा। 1857 के रिवोल्ट के बाद पीस बनाए रखने के लिए टैक्स हटा दिया गया। 1864 के काजी एक्ट ने वक्फ केसेस काजी को न देकर इंग्लिश जजेस को दे दिए। फैसले अब शरिया नहीं, इंग्लिश लॉ के मुताबिक होने लगे। लैंड एक्विजिशन एक्ट ने तो ब्रिटिशर्स के लिए रास्ता ही खोल दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने वक्फ जमीन तक एक्वायर करना शुरू कर दिया। यह सब वक्फ की ऑटोनॉमी को पहली बार सीरियसली चैलेंज करने लगे। 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट पास हुआ और वक्फ को पहली बार लीगल स्टेटस मिला। लेकिन पार्टीशन के बाद मैसिव मिसमैनेजमेंट हुआ। कई प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, फिर भी शांति बनाए रखने के लिए उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया गया। इस दौरान कई लूप होल्स बने जो आगे चलकर मिसयूज होने लगे। 1954 में पार्लियामेंट ने वक्फ एक्ट पास किया जो लार्जली ब्रिटिश इरा के लॉ से इंस्पायर्ड था। इस एक्ट के बाद हर स्टेट और हर सेक्टर के लिए अलग वक्फ बोर्ड्स बनाए गए। बोर्ड्स को फुल कंट्रोल मिला वक्फ प्रॉपर्टीज मैनेज करने का, और चाहे डोनर कोई भी हो, इवन नॉन मुस्लिम, फंड्स का यूज सिर्फ इस्लामिक पर्पस के लिए ही अलाउड था। वक्फ का सिस्टम ऑफिशियली इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका था। एक्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा था वक्फ बाय यूजर। अगर कोई प्रॉपर्टी लंबे समय से इस्लामिक पर्पस के लिए यूज हो रही है और ओनर ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो उसे वक्फ मान लिया जाएगा। एक बार वक्फ डिक्लेयर होने के बाद उसकी ओनरशिप अल्लाह के नाम हो जाती है, कभी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। वीडियो की शुरुआत में हम आपको दीपक भाई पटेल और धर्मेंद्र सिंह की कहानी बता रहे थे।
उनका इंसिडेंट भी वक्फ-ए-बाय यूजर का ही एग्जाम्पल है। आइए उन्हीं से सुनते हैं ये कैसे हुआ। जय श्री राम। जय श्री। हम लोग शिव शक्ति सोसाइटी बुरा टेकरा हजीरा सूरत में रहते हैं। शिव शक्ति सोसाइटी में हम लोग काफ़ी टाइम से 10 साल 15 साल 12 साल 13 साल कुछ लोग कहाँ से बाहर से कमाने खाने आए हैं जो अपना रेसिडेंट बना के रहते हैं। उसमें कई टाइम पहले एक अंसारी भाई करके थे जिनको खाने का भी गरीब आदमी थे, खाने का भी फाफा था। उनको सपोर्ट करके कि भाई उसका कुछ निर्वाह चले और सहकार दे के उनको थोड़ा बहुत बसाया। उसमें एक सबने मिलके उनको एक प्लॉट दिलाया। उस टाइम के लिए वो खुद रहे, अपना छोटा मोटा धंधा करते थे जो बैग बनाने का था। उसके बाद वो किसी और को बेच के चले गए। अभी वो जब रहते थे तब उसी टाइम पे कुछ लोग इधर नमाज पढ़ने के बहाने आते थे और आने के बाद क्या हुआ कि थोड़े टाइम पे ज़्यादा आने लगे। तो हम लोगों ने तो थोड़ा सोचा कि भाई इनको बताए कि भाई अभी ना आए आप। उनको बुला के कई बार सोसाइटी की मीटिंग में रिक्वेस्ट करके बताया कि भाई अभी आप मत आइए और ये रेसिडेंट एरिया है उसमें इतना कंजप्शन नहीं होना चाहिए। तो वो एग्री तो होते थे, फिर भी अगले शुक्रवार को या रमजान महीने में 50-50 100 आदमी जो 10 बजे तक आने थे। रेसिडेंट एरिया में ये सब इश्यू बहुत बढ़ने लगा क्योंकि ये जो इनका घर था वो तो पहले सोसाइटी के लोगों ने मिलके बनवाया था, काफ़ी हेल्प किया था और हेल्प करके उनको सारी चीज़ें की थी। परंतु जब आर्थिक स्थिति और भी ख़राब आया और कोरोना का टाइम आया उस समय उन्होंने अपने ब्यादर के लोगों से कुछ पैसे लिए और वो पैसे का दबाव के कारण उन्होंने वो घर किसी अन्य व्यक्ति को दिया और जब अन्य व्यक्ति ने लिया तो वहाँ पे पूरे ज़ोर शोर से नमाज़ें अदा होने लगी। और फिर बजरंग दल की जब टीम वहाँ पहुँची, पूछी कि भाई बाहर से लोग आ रहे हैं, कहाँ से 100 किलोमीटर 150-200 किलोमीटर से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है, क्या दिक्कत है, क्या बातचीत चल रही है। तो उन्होंने उस समय एकदम चौंका दिया सोसाइटी वालों को कि ये तो हमारी मस्जिद है। तब तक आया कोविड में भी वो 300 आदमी आने लगे, 200-150 आदमी आने लगे। उसके चलते हमारी सोसाइटी में एक न्यूसेंस होने लगा। न्यूसेंस के चलते हम लोगों ने तय किया कि भाई इनको अभी रिक्वेस्ट की कि भाई ये सब बंद करें। वो समझाते उन्होंने कुछ टाइम हम लोग उनको बताए पर माने नहीं। कोविड में हम लोग को डर था, इसमें बहुत सारे आदमी रहते थे जो परिवार के सहित थे और उस टाइम तो बिल्कुल बंद था। जो कोविड के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग को एक दूसरे को मिलना भी नहीं था। घर में हम सब लोग अलग अलग रहते थे। उसी टाइम भी वो आने लगे तो हम लोगों ने उनको थोड़ा बताया तो वो लोगों ने कुछ माना नहीं। फिर हम लोगों ने पुलिस में बात किया तो पुलिस वालों ने हमको बुलाया, उनको बुलाया, सबको थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई। फिर हम लोग सब पुलिस चौकी में गए तो उधर अपने कांग्रेस के एक नेता जो असलम भाई साइकिल वाला वो भी हाजिर थे। उधर बहुत पब्लिक भीड़ खड़ी हुई। 2 दिन तो ऐसे चक्कर चला, तीसरे दिन सब मिल के ये तय किया कि भाई आज के बाद सोसाइटी में कोई आएगा नहीं। उनके बाद मौलाना साहब, असलम भाई साइकिल वाला साहब सब ने मिल के ये तय किया कि भाई अब से सोसाइटी के बाहर का कोई आदमी नहीं आएगा। और हम लोग उसके बाद हमको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन आज वो उनका घर असलम भाई साइकिल वाला बोले कि वक़्फ़ बोर्ड में दिया हुआ है। अभी कल उठ के हमारा घर भी हो सकता है, वो बोले कि भाई वक़्फ़ बोर्ड में है। तो हम लोग 90-100 घर की बस्ती में एक मकान जो हम लोगों ने अंसारी भाई को दिया था, वो अगर उसमें ये बोल सकते हैं कि भाई ये वक़्फ़ बोर्ड का है तो कल उठ के हमारा मकान भी बोल सकते हैं वक़्फ़ बोर्ड का है। तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ। सोचिए, ये कहानी सूरत जैसे देश के सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी की है। बाकी बैकवर्ड एरियाज की हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब ऐसा कुछ जब होता है तो डिस्प्यूट होना तो लाजमी है, लेकिन ये डिस्प्यूट जैसे सॉल्व किया जाता है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर किसी प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट हो तो 1 साल के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल में केस डालना होता था, वरना प्रॉपर्टी परमानेंटली वक्फ हो जाती। अब वक्फ के ट्रिब्यूनल में वक्फ पर कोई प्रेशर नहीं होता प्रूफ करने का कि ये प्रॉपर्टी उनकी है या नहीं, जिसके कारण नतीजा वक्फ के फेवर में निकलता था।
और डिफेंडेंट कुछ नहीं कर सकता। वक्फ को लिमिटेशंस एक्ट से छूट मिल गई। जहां आम प्रॉपर्टी 12 साल में कब्जा से लीगल हो जाती थी, वक्फ के लिए ये पहले 30 साल की गई और बाद में अनलिमिटेड कर दी गई। बाकी कानून भी बदले गए, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, टाउन प्लानिंग एक्ट, जो वक्फ से क्लैश करते थे। लेकिन जल्द ही करप्शन अपनी पीक पर पहुंच गया। वक्फ का सेंट्रल स्ट्रक्चर नहीं था, पॉलिटिशियंस और मुतवल्ली मिलकर रैकेट चला रहे थे और लैंड माफियाज भी इसमें शामिल हो गए। केसेस ट्रिब्यूनल्स में बढ़ते गए, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं मिले। कांग्रेस के शासनकाल में बाबरी डेमोलिश किया गया, जिससे उनका कोर वोटर बैंक नाराज हो गया। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 पास किया, जो अपीजमेंट की राजनीति में एक मास्टर स्ट्रोक बन गया। इसने एक वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा। सिर्फ वक्फ बोर्ड के डिसीजंस को मान लिया जाता, हायर कोर्ट में अपील अलाउड नहीं थी और बर्डन ऑफ प्रूफ भी वक्फ पर नहीं, प्रॉपर्टी ओनर पर होता था। इसका एक साफ एग्जाम्पल है ज्ञान वापी का मामला। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बिना किसी प्रॉपर नोटिस के, बिना हिंदू साइट को इंक्लूड किए डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया। ना तो लॉर्ड विश्वेश्वर डाइटी को नोटिस दिया गया, ना ही प्रॉपर रजिस्ट्रेशन दिखाया गया। फिर भी वक्फ बोर्ड के क्लेम को लीगली वैलिड माना गया और हिंदू साइट को ही बार बार प्रूफ देना पड़ा कि यह जमीन मंदिर की है। एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी ने पॉइंट किया कि अगर नोटिस दिया ही नहीं गया तो वक्फ एक्ट अप्लाई कैसे होगा। पर सिस्टम ऐसा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रॉपर्टी ओनर पर होता था, वक्फ बोर्ड पर नहीं। वक्फ की तानाशाही बढ़ती जा रही थी और इस तानाशाही के सबसे बड़े विक्टिम खुद मुस्लिम समाज था। और घोटालों में वक्फ बोर्ड किसी से पीछे नहीं है। वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी धांधलियां हैं, शायद किसी इदारे में इतना भ्रष्टाचार नहीं होगा जितना वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो भू माफिया हैं पूरी तरीके से वक्फ की जमीनों में इन्वॉल्व हो गए हैं। वो वक्फ के नंबरों को, जो वक्फ नंबर होता है, उसको डिलीट करते हैं, एक फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, फर्जी कागजात बनाते हैं और कागजात बना के जो वक्फ की जमीन है उसको वो बेच लेते हैं या उसके ऊपर कोई वो मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिससे वक्फ को बहुत नुकसान हो रहा है। वक्फ माल खुदा, माल रसूल, माल इमाम है और वक्फ की बका के लिए सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, ये है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स भी। मैंने एक जगह वक्फ कर दी अपनी कि भाई मेरी ओनरशिप से निकल गए, खुदा की ओनरशिप में चले गए, ये वक्फ हो गई। ये जिस पायस चैरिटेबल काम के लिए उसी में रहेगी। वक्फ ये होता है, डेडिकेशन हो गया तो ये तो हम वो प्रॉपर्टी हमेशा वक्फ पर रहेगी। झगड़ा मैंने कहा ना वहीं होता है कि कल को किसी की प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर दी, उसने डेडिकेट नहीं किया, नोटिफाई हो गई, अब वो लड़ता रहा, पूरी उम्रें निकल जाती है। एक पीढ़ियाँ, दूसरी पीढ़ी आ गई, तीसरी पीढ़ी आ गई, हमारे सामने ऐसे निकल रहे चले आ रहे हैं। नीचे की अदालत से होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए। 1 साल अगर निकल गया नोटिफिकेशन को, वो चैलेंज नहीं कर सकता, लिमिटेशन बार हो गया। ये खामियां हैं, तो बिल्कुल अनलिमिटेड पावर्स नहीं होने चाहिए। ये वक्फ का मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी मेरी, अब इस प्रॉपर्टी को मैंने परमात्मा को, अल्लाह को ओनरशिप कर दी। अब अल्लाह की प्रॉपर्टी है तो उसका इस्तेमाल सबसे पहले किसके लिए होना चाहिए? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसके लिए होना चाहिए? सबसे गरीब जो है उसके, और उसकी उस तरफ से बढ़ना चाहिए आगे। वक्फ में आप अलल औलाद जो है वक्फ में, उसमें जो आप देखेंगे तो वो तो कहीं कुरान में नहीं है, कहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को सीलिंग से बचाने के लिए, दूसरे कामों से करने के लिए मैंने कह दिया ये मेरे औलाद के काम आएगी, लेकिन ये वक्फ होगा। तो अब लॉ में इजाजत है, रिलीजन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वक्फ बोर्डों की करोड़ों की संपत्तियां थी, अरबों की संपत्ति थी और करोड़ों की आमदनी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब करोड़ों की आमदनी थी, उस आमदनी के बाद मुसलमान को गरीब रहना ही नहीं चाहिए था। उस करोड़ों की आमदनी का आज तक वक्फ बोर्डों ने, वक्फ माफियाओं ने स्कूल क्यों नहीं बनाए, कॉलेज क्यों नहीं बनाए, गरीब मुसलमानों के लिए अस्पताल क्यों नहीं बनाए,
गरीब मुसलमानों के लिए घर क्यों नहीं बनाए। ये निर्णय जो है ये जनहित का निर्णय है, आम जनता के हितों का निर्णय है, गरीबों का है, उनके कल्याण का है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि वक्फ बोर्ड जो 95 का एक्ट बना, वो जो उनको अधिकार दिए गए वक्फ बोर्डों को, वो उसका दुरुपयोग किया उन्होंने। जितनी शक्तियां नहीं उससे ज्यादा ऊपर आकर उन्होंने काम किया और मनमाने तरीके से अपनी तरीके से उस संपत्तियों को दर्ज कर लेते हैं, फिर किसी को दे देते हैं, किसी को मुतवल्ली बना देते हैं। तो ये सारे अधिकार उन संपत्तियों को बचाने के लिए हो रहे हैं कि जो अवैध तरीके से वक्फ में आ गई हैं या जिनकी संपत्तियां वक्फ में हैं, उनको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो अधिकार से वंचित हैं और उसका पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये एक जनकल्याणी फैसला है। बेंगलोर में वक्फ बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी के खिलाफ 4 करोड़ की हेराफेरी का मामला दर्ज है। सहारनपुर के वक्फ की 183 बीघा जमीन की करोड़ों की कमाई का कोई हिसाब नहीं है। दिल्ली में आपकी मिलीभगत के साथ वक्फ बोर्ड की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मिसयूज हुआ और 8 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग। असम में तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेचकर कुछ लोगों ने करोड़ों का पैसा कमाया और सालों से वक्फ बोर्ड ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुणे में ईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया 7.7 करोड़ के वक्फ लैंड के स्कैम में। अपीजमेंट की राजनीति में वक्फ का पूर्ण इस्तेमाल कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले किया। दिल्ली की प्राइम रियल एस्टेट में से 123 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को उपहार के रूप में दी गई। वक्फ कहीं पर भी और कभी भी अपनी मनमर्जी कर रहा था। जहां मुसलमानों का पिछड़ा समाज वक्फ की तानाशाही से परेशान था, वहीं कुछ जगह चर्चेस भी इसके अनड्यू एडवांटेजेस का शिकार बन गई। मुनम्बम केरला में 600 फैमिलीज की लैंड पर वक्फ ने क्लेम किया। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के सपोर्ट में कैथोलिक बिशप ऑर्गेनाइजेशन ने भी बयान दिया, मगर ट्यूनीशिया और टर्की जैसे इस्लामिक देशों में तो वक्फ एबॉलिश कर दिया गया है और सऊदी अरेबिया, इराक, सिंगापुर, कुवैत, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, यूएई, ओमान जैसे देशों में यह सब सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। वक्फ की प्रॉपर्टीज का मिसमैनेजमेंट ऑनेस्टली सिर्फ समाज की भलाई के लिए किया जाता है। वक्फ के पास जितनी पावर थी वो क्लियरली बहुत अनफेयर थी। ये पूरा सिस्टम असिमेट्रिकल था। मंदिरों का पैसा सरकार ले लेती थी, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी का रेवेन्यू सिर्फ वक्फ का होता था, जिसके कारण वक्फ डे बाय डे स्ट्रांग होता चला गया। वक्फ बिखरा हुआ, रिकॉर्ड्स नहीं, बिना प्रूफ के क्लेम्स और टोटल वक्फ प्रॉपर्टी की कीमत 1.2 लाख करोड़ होने के बावजूद सिर्फ 163 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर पाया था, जबकि वक्फ का पोटेंशियल था 12,000 करोड़ रुपए का। लेकिन करप्शन के कारण सारा पोटेंशियल धरा का धरा रह गया और ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में ही सिमट कर रह गई थी। इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा वक्फ लैंड स्कैम सामने आया है। वक्फ मस्जिद एंड मजार, प्रॉपर्टी नंबर 3068 at Meerut. On paper, the conditions were stringent. No sale, no lease, no construction without permission. But Qamar Ahmed, a lawyer himself, is treating this huge religious endowment as his personal fiefdom, ready to barter it away for illicit cash. वक्फ प्रॉपर्टीज जो कि रिलीजियस और चैरिटी के काम के लिए होनी चाहिए, उन्हें इल्लीगली बेचने का काम हो रहा था। केयरटेकर्स, मुतवल्ली जिनके पास देखभाल का जिम्मा था, उन्होंने कब्रिस्तान, मजार और मस्जिद जैसे एरियाज को ब्लैक मनी में बेचने की कोशिश की। फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए और वक्फ बोर्ड के कुछ लोगों को भी ब्राइब देने की बात सामने आई। मेरठ, सीतापुर और ग्रेटर नोएडा जैसी सिटीज में यह घोटाला फैला हुआ था। ऐसे ही घोटालों को रोकने और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 2013 में वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट्स किए गए। फाइनली सरकार ने कुछ तो किया। अब तो सब ठीक हो जाना चाहिए, राइट? लेकिन सिस्टम फिर वही पुरानी राहों पर चलता रहा, करप्शन के साथ। 2022 में एक और बार वक्फ रिपील बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मकसद था सभी रिलीजियस बॉडीज को इक्वल ट्रीटमेंट देना, चाहे वो वक्फ हो या कोई और रिलीजियस एंटिटी। इसके बाद 8 दिसंबर 2023 को वक्फ एक्ट 1995 को, जिसमें पहले ही कई बार अमेंडमेंट्स हो चुके थे, राज्यसभा में फिर से टेबल किया गया। इस बार पूरी तरह से उसकी समीक्षा करने के लिए। अब 2025 में
वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास हुआ है, जो पहली बार वक्फ सिस्टम को सीरियसली रिफॉर्म करने की दिशा में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। इस बिल का क्लियर फोकस है वक्फ प्रॉपर्टीज का ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट्स और मिसयूज को रोकना, हेरिटेज और रिलीजियस साइट्स की प्रोटेक्शन, मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर को जेन्युइनली इंश्योर करना और अपलिफ्टमेंट लोअर कास्ट मुस्लिम्स का, जिनको पहले डिस्क्रिमिनेशन के कारण ऐसा मौका नहीं दिया जाता था। इस बार सिर्फ पेपर वर्क नहीं, अकाउंटेबिलिटी और ग्राउंड लेवल इंपैक्ट के लिए सॉलिड मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सारी प्रॉपर्टीज का, कुछ सीट्स दूसरे धर्म के लोगों को और महिलाओं के लिए भी रिजर्व्ड होंगी। और सबसे बड़ा चेंज यह है कि वक्फ डिस्प्यूट्स के केसेस में अब जुडिशरी का इंटरवेंशन पॉसिबल होगा, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजंस को फाइनल कहने वाली प्रोविजन हटा दी गई है। यह बिल पहली बार वक्फ बोर्ड की अनचेक्ड पावर को रेगुलेट करने का रियल एफर्ट दिखाता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये भी बस पिछली कोशिशों की तरह नाकाम रहेगा? क्या फिर से इम्प्लीमेंटेशन में चूक तो नहीं होगी? हमें नहीं पता, लेकिन जो हमें पता है वो यह है कि यह एक बड़ा कदम है और पूरे देश की उम्मीद जुड़ी हुई है इसके साथ, क्योंकि यह बहुत सालों के इंतजार के बाद मिली उम्मीद की किरण है।